नमस्कार दोस्तों, एडू हब की ऑनलाइन क्लासेस में मैं विनम्रता पाठक आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम भाषा के चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे, भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। तो इसमें हम भाषा के बारे में आपको ये बताना चाहेंगे। पहली बात तो जिसके माध्यम से हम आपसे बात कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम आपको अपनी बात समझाना चाह रहे हैं, यही हमारी भाषा है। और 22 भाषाओं को बच्चों संविधान के द्वारा 22 भाषाओं को अपने देश में मान्यता प्राप्त थी बोलने की, यानी संविधान ने जब मान्यता प्राप्त की तो 22 भाषाओं को मान्यता दी थी। तो आइए हम देखते हैं कि वह भाषा लिखने की जो प्रक्रिया है वह क्या है। लिपि, अब तक हमने भाषा, वर्ड, शब्द, वाक्य इनको समझा है। तो आइए देखते हैं लिपि क्या है। भाषा को लिखने के तरीके को, जिस तरीके से हम अपनी भाषा को लिखते हैं वह लिपि कहलाती है। भाषा के उच्चरित स्वरूप को, उच्चरित का मतलब जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे मुंह से उच्चरित होता है, तो भाषा के उच्चरित स्वरूप को लिखने के लिए जो हम बोल रहे हैं, जो ध्वनि निकल रही है, उसको लिखने के लिए यानी लिपिबद्ध करने के लिए, लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वह लिपि कहलाती है। तो भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाती है। तो आइए जो 22 भाषाएं हैं वह कौन कौन सी लिपि में लिखी जाती हैं इसके बारे में आपको बताते हैं। पहली भाषा हमारी है हिंदी। हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है। पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है। सिंधी देवनागरी और फारसी, इसकी 2 लिपियां हैं, देवनागरी और फारसी। कश्मीरी फारसी लिपि में लिखी जाती है। गुजराती मलयालम में और देवनागरी में भी लिखी जाती है। मराठी है देवनागरी में, उड़िया में लिखी जाती है, बांग्ला में लिखी जाती है, असमिया में, उर्दू फारसी में लिखा जाता है, तमिल ब्राह्मी में लिखा जाता है, तेलुगु ब्राह्मी में लिखा जाता है। जो कन्नड़ है वह ब्राह्मी है और कन्नड़ है। कोंकणी, संस्कृत, नेपाली, संथाली, डोंगरी और बूढ़ी। कोंकणी, संस्कृत, नेपाली, संथाली, डोंगरी और बोडो, ये सारे देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं बच्चों। मणिपुरी में लिखा जाता है। और मैथिली जो भाषा है वह मैथिल और देवनागरी दोनों में लिखा जाता है। तो हमारी भाषा को लिखने की जो ये प्रक्रिया है, जो ये शैली है, वह लिपियाँ यानी 22 भाषाओं को किन किन शैलियों में लिखा जाता है, किन किन प्रक्रिया में लिखा जाता है, इसके बारे में यहाँ हमने अध्ययन किया। आगे हम पढ़ते हैं। पहले अभी तक हमने शब्द, वर्डों के जो प्रकार हमने बताए थे आपको, स्वर और व्यंजन, और उसमें स्वर को बदलते हुए रूप में क्या कहते हैं ये बताया था हमने। तो जो स्वर और व्यंजन हैं इनके बारे में भी थोड़ा अध्ययन और करते हैं। तो स्वर और व्यंजन क्या है, देखिए। स्वर जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं, व्यंजन जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, इसका अध्ययन हमने किया था। अब स्वर क्या है बच्चों? स्वर है आपका, इसके 3 रूप हैं। जो स्वर है, स्वर को 3 रूपों में बांटा गया है। वह 3 रूप कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर जिसका उच्चारण करने में कम से कम समय लगता है, यानी सेकेंड तक का समय लगता है, वह ह्रस्व स्वर होता है। जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व की अपेक्षा दुगना समय लगता है वह आपका दीर्घ स्वर कहलाता है। और जिनका उच्चारण दोनों की अपेक्षा यानी ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा 3 गुना समय लेता है वह प्लुत कहलाता है। जैसे हमारे जो स्वर हैं, आप आइए देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारे जो स्वर हैं, आइए हम देखते हैं उनको। स्वर
स्वर की परिभाषा हमने बता दी थी आपको। स्वर के भेद, स्वर के 3 भेद हैं। स्वर के 3 भेद हैं। पहला आपका है ह्रस्व स्वर, दूसरा है आपका दीर्घ स्वर, और तीसरा आपका है प्लुत स्वर। ये अ से अह तक की वर्णमाला के अंतर्गत ही आते हैं। जो स्वर हैं हमारे अ से अह तक उन्हीं के अंतर्गत आते हैं। ह्रस्व स्वर जिनका उच्चारण कम से कम समय में होता है। ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व स्वर है जिनके उच्चारण में या जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, कम से कम समय लगता है, वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, अ, ई, उ और री। अ, ई, उ और री हम कैसे पढ़ते हैं? अ, आ, इ, ई, उ, यानी जितनी भी छोटी मात्राएं हैं वह ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आती हैं। अ, ई, उ और री। री भी हमेशा छोटी की मात्रा के अंतर्गत आती है बच्चों। अब आपका है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर क्या कहलाता है कि ह्रस्व स्वर की अपेक्षा, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में दुगना समय लगता है, दुगना समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे हमने उच्चारित करके बच्चों आपको अभी बताया, आ आया, ई, उ, ए, ये सारी चीजें, ओ, ये सभी दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। अगला है आपका प्लुत स्वर। पहला क्या है? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। प्लुत स्वर है बच्चों, प्लुत स्वर के अंतर्गत अगला क्या है? प्लुत स्वर। जिनके उच्चारण में इन दोनों की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। जिन वर्णों के, यानी जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा, ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा दुगना समय लगता है। यानी ह्रस्व से 3 गुना हो गया, दीर्घ से दुगना हो गया, दुगना समय लगता है, प्लुत स्वर कहलाते हैं। प्लुत स्वर कहलाते हैं। इसमें बच्चों जब हम किसी को संबोधित करते हैं और देर तक जो गूंज होती है वह भी इसके एग्जाम्पल के अंतर्गत आता है। जब किसी को संबोधित करते हैं, जैसे आप ओम का उच्चारण करिए, ओम, जैसे ओम, इस तरह का जो उच्चारण है वह आपका क्या कहलाएगा?
प्लुत स्वर के अंतर्गत आएगा। तो ये तो हो गए बच्चों आपके स्वर के भेद। स्वर के भेद कौन कौन से हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, 3 भेद हैं। अगला आपका आएगा व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन से तात्पर्य है बच्चों कि जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वर की सहायता से करते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है वह व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के कितने भेद हैं? व्यंजन को 4 वर्गों में बांटा गया है। व्यंजन के भेद, व्यंजन के भेद, इसको 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? इनको 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है आपका स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। कैसे हैं बच्चों ये? स्पर्श व्यंजन का मतलब, जैसा कि आपको शब्द से ही समझ में आ रहा है, स्पर्श का मतलब होता है छूना, टच करना, छूना। तो जब मुख के अंदर से, यानी जब अंदर से जो वायु निकलती है, हम जब बोलते हैं, बोलते समय हमारे अंदर से जो वायु निकलती है, वह वायु मुख के अंदर अलग अलग भागों को छूते हुए निकलती है। वायु जब मुख के अंदर अलग अलग भागों को छूते हुए निकलती है, वह स्पर्श व्यंजन कहलाता है। स्पर्श व्यंजन का मतलब है कि हमारे अंदर से निकलने वाली वायु मुख के अलग अलग भागों को छूती है, उनसे जिन वर्णों को उच्चारण करते हैं हम, या जिन वर्णों, जो वर्ण उच्चारित होते हैं, वह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। यह क से म तक है बच्चों, यह क से म तक है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। क से म तक के व्यंजन है यहाँ पे, क से म तक, ठीक है। क, ह, ग, घ, अंग। अब स्पर्श, इसमें क्या हमने पढ़ा कि मुख, अंदर से निकलने वाली वायु जो मुख के अलग अलग भागों को छूती है, तो वो जिस जगह को स्पर्श करती है, वह उन वर्णों का उच्चारण स्थान कहलाता है। जिन वर्णों का उच्चारण हम करते हैं, उन जिन वर्णों को वह मतलब छूती है वायु, उन वर्णों का उच्चारण स्थान कहलाता है। जैसे क वर्ण, क, ख, ग, घ, अंग। उच्चारित करिए, मेरे साथ उच्चारित करिए, क, ख, ग, घ, अंग। बच्चों यहाँ पे कंठ स्पर्श हो रहा है, इसका उच्चारण स्थान है कंठ। क, ख, ग, घ, अंग। अगला है वर्ण आपका च, छ, ज, झ, ञ। ये क वर्ग है, इसको 5 वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग है, च वर्ग है, त वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। क से अंग तक कंठ से उच्चारित होता है। च, छ, ज, झ, ञ, यह तालु से उच्चारित होता है, कंठ, तालु। ट वर्ग, ट वर्ग देखिए आपका ट, ठ, ड, ढ, अड़, कंठ, तालु, मूर्धा। च, छ, ज का उच्चारण कीजिए। च, छ, ज, झ। जीभ जो है आपकी हवा के साथ बार बार ऊपर वाले तालु को, यानी जो ऊपरी हिस्सा होता है मुख के अंदर, वह तालु कहलाता है।
और यहाँ तालु का स्पर्श हो रहा है, यानी ये तालु से उच्चरित हो रहा है। थर्ड मूर्धा, यानी जो हमारी जीभ मुड़ती है, यहाँ पे है ये जो हिस्सा जो मुड़ता है, यह मूर्धा कहलाता है। त वर्ग, त थ द ध न, इसका उच्चारण स्थान है बच्चों दंत, यानी दांत। और प वर्ग, प फ ब भ म, इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। अब मेरे साथ उच्चारित करिए और देखिए कि ये सही है या नहीं है। क वर्ग, क ख ग घ अंग, कंठ से उच्चारित हो रहा है, यानी स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन 5 वर्गों में हर एक वर्ग में 5 वर्ड होते हैं। इनकी संख्या 25 है और ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। क से म तक के वर्ड हैं। क वर्ग कंठ से उच्चारित होता है, च वर्ग तालु से उच्चारित होता है, ट वर्ग मूर्धा से। त वर्ग का उच्चारण करने में देखिए आपकी जीवा बार बार ऊपर वाले दांत को छूती है। त थ द ध न, त थ द ध न, त थ द ध न, यानी ये बार बार ऊपर वाले दांत को छू रही है। इसका मतलब है कि यह दंत है, इसका उच्चारण स्थान दंत है। प वर्ग, प वर्ग देखिए आपने अब तक जितने भी वर्णों को पढ़ा, आपकी जो होंठ है, मुंह बंद नहीं हुआ, सारे वर्णों का उच्चारण करने में मुंह खुला ही रहा। लेकिन प वर्ग, प फ ब भ म, प फ ब भ म, देखिए मुंह बार बार खुल रहा है, बंद हो रहा है, होंठ आपके चिपक रहे हैं, खुल रहे हैं, चिपक रहे हैं, खुल रहे हैं। प फ ब भ म, प फ ब भ म, प फ ब भ म, यानी होंठ आपके बार बार बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं। इसका मतलब कि इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अब स्पर्श व्यंजन बच्चों, स्पर्श व्यंजन क्या है? क से म तक के वर्ड आते हैं इसमें। इनकी संख्या 25 है। मुख से निकलने वाली वायु जब मुख के अंदर से निकलने वाली वायु जब मुख के अंदर कई भागों को स्पर्श करती है, वह स्पर्श व्यंजन कहलाता है। इनके 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। सबका उच्चारण स्थान है। क वर्ग का कंठ है, च वर्ग का तालु है, ट वर्ग का मूर्धा है, त वर्ग का दंत है और प वर्ग का ओष्ठ है। इनकी संख्या 25 है। अगला आ जाइए आप, अगला आपका है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जहां पर अंदर से आवाज आती है। इनकी संख्या बच्चों है 4। इनकी संख्या 4 है। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व, ये अंतस्थ व्यंजन है। इनकी संख्या 4 है, य, र, ल, व। अगला आपका ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जब अंदर से कोई भी वायु जो अंदर से निकलती है उच्चरित होता है, वह अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, य, र, ल, व। अगला है आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 है और ऊष्म व्यंजन का उच्चारण, ये वो वर्ड है जिनका उच्चारण करते समय मुख के भीतर से गर्म हवा बाहर आती है। जिनको हम उच्चारित करते हैं, जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं, तो जब गर्म हवा मुख के भीतर से बाहर आती है, वह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है, श, श, स और ह। श, श, स और ह। श, आप देखिए मुंह लगा के ऐसे उच्चारित करिए, श, स, स, ह, श, श, स, ह। यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के भीतर से गर्म हवा बाहर निकलती है, वह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। अब आइए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो वर्ड 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने हैं, जो वर्ड 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने हैं, वह संयुक्त वर्ड कहलाते हैं या संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ। तो संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? जिन वर्डों जो 2 या 3 वर्डों के मेल से बने होते हैं। इनकी संख्या भी बच्चों 4 है, स्र, त्र, ज्ञ और श। अब देखिए श्र किससे मिलकर बना है?
र त्र बना है बच्चों त र ज्ञ बना है और आपका क्ष बना है क षटपूर श श और र के मेल से श्र बना है, त और र के मेल से त्र बना है, ज और ञ के मेल से ज्ञ बना है, क और श की षटपूर श के मेल से क्ष बना है। क्षत्रिय वाला क्ष, छतरी वाला छ नहीं, क्ष। दोनों का उच्चारण देखिए, छ यानी छतरी वाला छ, क्ष क्ष यानी क्षत्रिय वाला छ। तो दोनों का उच्चारण देखिए क्या है, श और र के मेल से श्र, त और र के मेल से त्र, ज और ञ के मेल से ज्ञ और क और श के मेल से क्ष। तो इन वर्णों का यानी जो वर्ण दो से अधिक या दो स्वरों, दो व्यंजनों के मेल से बने हैं वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो बच्चों स्वर और व्यंजन, स्वर के कितने भेद हैं? 3। व्यंजन के कितने भेद हैं? 4। स्वर है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। व्यंजन है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको स्वर, व्यंजन, मात्रा और भाषा समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मुझे ये पूरा भरोसा रहता है कि मैं जो पढ़ाती हूँ वो बिल्कुल क्लियर होगा आपको। अगर कहीं भी कोई चीज़ क्लियर